हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनांशु और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूं जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ई सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज्यादा हाई डिमांड टॉपिक है इस मंथ का। और ये जो हमारा टॉपिक है ये कवर होता है ई बिजनेस के अंडर। और ई बिजनेस की पूरी सीरीज हमने कर रखी है और उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हर चैप्टर की शुरुआत एक क्लासिक डेफिनेशन से होती है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि ई सिक्योरिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ई सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है। और मुझे होप है कि अभी तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि जहां पर भी ई लगा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि हमारा ऑनलाइन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। E-security can be defined as the use of adequate precautions to protect the data and systems। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, E-security क्या है? E-security का सिंपल सा मतलब है कि वो सारे प्रिकॉशंस लेना जो कि नेसेसरी हैं, जिनकी जरूरत है हमारे डेटा को और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन सारे जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां बरतनी है जो हमें, उसे हम ई सिक्योरिटी के अंदर काउंट करते हैं, उसे हम ई सिक्योरिटी बुलाते हैं। अब हमने ये तो बोल दिया कि सारे प्रिकॉशंस लो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर किस चीज से हमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे डेटा को या हमारे सिस्टम को जिसे हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो हमारे आते हैं रिस्क पोज टू सिक्योरिटी इंक्लूड, कि ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं हमारे सिक्योरिटी को। तो लॉस ऑफ और डैमेज टू कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो हमारा हार्डवेयर है, हमारा कंप्यूटर है, जो कि सॉफ्टवेयर है, उसके किसी भी इक्विपमेंट को जो है लॉस हो सकता है उस इक्विपमेंट का, या फिर उसको डैमेज किया जा सकता है, ये एक रिस्क है। लॉस ऑफ पावर, जो आपकी पावर कनेक्टिविटी है उसको हार्म किया जा सकता है। लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी जो आपके इंटरनेट कनेक्शन है उस पर लॉस हो सकता है आपको। अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपके डेटा को कोई ऐसा पर्सन एक्सेस कर सकता है जिसके पास एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट, ऑल्ट्रेशन, डिलीशन ऑफ फाइल्स, आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी आपका डेटा फाइल्स में स्टोर्ड है उनकी किसी तरीके की कोई मूवमेंट हो सकती है, उसमें कोई डेटा चेंज किया जा सकता है, या फिर आपकी पूरी की पूरी फाइल ही डिलीट की जा सकती है। थेफ्ट ऑफ डेटा, जो आपका डेटा है वो चोरी हो सकता है, आपका वो सारा जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कोई और जो है चुरा सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे डीओएस भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो डिनायल ऑफ सर्विस है, डिनायल का मतलब मना कर देना किसी सर्विस के लिए। नेक्स्ट इज वायरस अटैक, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप किसी भी तरीके का जो वायरस है वो इनकाउंटर कर सकते हैं। तो इन सारे रिस्क से बचाने के लिए हमें जितनी भी सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें जो है ई सिक्योरिटी के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हमारे एक बहुत बड़े दिग्गज हैं अंकित फैदा जी, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत बढ़िया सी चीज कही है। वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी गुरु एंड साइबर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कमेंट कहा है, द नेक्स्ट बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट कुड नॉट बी अ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट बट साइबर टेररिज्म। कि जो हमारे बॉम्ब ब्लास्ट से इतना डरते हैं ना, जो बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं और बहुत ज्यादा जो है नुकसान करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने कहा कि हमें अब जो सबसे बड़ा हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है वो बॉम्ब ब्लास्ट ना होके साइबर टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म इज व्हाट, हमारा जो ऑनलाइन टेररिज्म हो सकता है, जो कंप्यूटर्स और नेटवर्क के ऊपर हो सकता है। टेररिस्ट कैन अटैक देयर एनिमी विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम और कंट्री। टेररिस्ट जो है उन्हें अपने घर से, अपनी कंट्री से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने ही घरों में, अपनी ही कंट्री में बैठकर भी जो सामने वाला देश है या जो सामने वाला एनिमी है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो भी अपनी एनिमी की टेरिटरी के अंदर पैर रखे बिना। दे नीड नॉट कम टू आवर सॉइल, कि वो हमें इतनी दूर से ही इतना हार्म कर सकते हैं, टेररिज्म फैला सकते हैं बिना हमारी कंट्री में, हमारी मिट्टी के ऊपर कदम भी रखे। तो इस चीज से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ई सिक्योरिटी कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, कितनी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है हर सेक्टर में,
चाहे वो सेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, हर सेक्टर में ई सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है मेन एरियाज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनेट सिक्योरिटी होल्स, इंटरनेट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो आपको इसमें से कोई भी चीज जो है क्वेश्चन में मेंशन की जा सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन सभी वर्ड्स का, इन सभी चीजों का एक ही मतलब है कि हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी के मेन एरियाज कौन से हैं। ठीक है, तो काफी सारे हैं और हम एक एक करके सबको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रिस्क की। ठीक है, फिजिकल रिस्क रेफर्स टू द डेंजर टू इक्विपमेंट फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड फ्लडिंग। अब फिजिकल में क्या आ गई कि कौन सी चीज आप से टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, जो आपका हार्डवेयर है वो फिजिकल रिस्क के अंदर आ गया। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसका डेंजर होता है, वो चोरी हो सकता है, वो उसे फायर में वो खराब हो सकता है, वो पानी में खराब हो सकता है। तो ये सारा जो है फिजिकल रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल एंड अदर रिस्क। अब जो जो टेक्निकल रिस्क आते हैं और जो बाकी तरह के रिस्क हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स कॉलगेट डिक्शनरी, अ कंप्यूटर वायरस इज अ computer program usually hidden within other seemingly innocuous program that produces copies of itself and inserts them into other programs or files, and that usually performs a malicious action such as destroying data. अब ये क्या चीज बोली गई है कि एक, पहले बात तो आपको ये डेफिनेशन जो है लर्न करने की जरूरत नहीं है इतनी कॉम्प्लेक्स। इसमें सिर्फ मेन मोटिव ये है आपको बताने का कि ये जो पर्सन है इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, तो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि एक वायरस कुछ ऐसा नहीं है, वायरस एक सिंपल सा हिडन प्रोग्राम होता है जो कि एक अच्छे प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ताकि जब वो अच्छा वाला प्रोग्राम है वो रन होता है तो उसके साथ जो वायरस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है और वो आपके डेटा को, आपके किसी भी काम को जो है हार्म पहुंचा पाए, आपकी फाइल्स को। ठीक है, उसे हम वायरस बुलाते हैं, जो कि कोई भी तरीके का एक मिलिशियस एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि आपकी फाइल्स डिलीट करना, फाइल्स ऑल्टर करना, जैसे हम अभी ऊपर पढ़ कर हटे हैं। ठीक है, और एक और बात, हम लोग वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स को यूजली एक ही मान लेते हैं और उन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, बट वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम वॉर्म्स एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रोजन्स। ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो आपस में डिफर करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस अभी हम लोग देख लेंगे, बट इन जनरल टर्म्स जो लोग हैं वो इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनके बीच में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायरस। A computer virus attaches itself to a program or file, enabling it to spread from one computer to another, leaving infections as it travels. अब इसमें क्या है कि जो वायरस है वो अपने आप को किसी और प्रोग्राम या फाइल के साथ अटैच कर लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब ये फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं तो उन्हीं के साथ साथ ये वायरस भी जो है ट्रांसफर हो जाता है, और जिस जिस सिस्टम में ये जाता है, जहां जहां वो फाइल एग्जीक्यूट होती है, वहां वहां पे ये जो वायरस है वो अपनी इन्फेक्शन फैलाता जाता है। ठीक है, viruses are attached to an executable file which infect your computer when you run or open the malicious program. तो ये क्या है, जो वायरस है वो एक जो है क्या है, एक अटैच कर लेता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ, जो कि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल मींस जो हम चीजें एग्जीक्यूट करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, और वहां पे आपके जो कंप्यूटर है उसको इन्फेक्ट कर देता है। Next is, it is important to note that a virus spread with a human action only by running an infected program, by sharing infected files or sending emails with viruses as attachments in the email. ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जनरली सुना होगा कि लोग कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया था, वायरस अपने आप से आ गया। तो ऐसा नहीं है, वो यूं ही कहीं से भी अपने आप से नहीं आ जाता। जो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन एक्शन के बाद ही जो है स्प्रेड होता है, प्रोपेगेट होता है। अब ह्यूमन एक्शन जो है वो किस तरह का हो सकता है? ह्यूमन एक्शन से हमारा मतलब है कि उन्होंने कोई इन्फेक्टेड फाइल या प्रोग्राम, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने कंप्यूटर में रन किया होगा, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई ऐसी फाइल जो इन्फेक्टेड थी ऑलरेडी वायरस के साथ उसको शेयर किया होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल हुआ वो वायरस, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी मेल्स को सेंड किया होगा, ओपन किया होगा, जिनकी अटैचमेंट्स के साथ जो है वायरस आपके साथ अटैच था।
तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो ह्यूमन ने परफॉर्म की होगी इन ऑर्डर टू गेट दैट वायरस। वायरस अपने आप से नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है वर्म। अ वर्म इज सिमिलर टू अ वायरस बाय डिजाइन। जो वर्म होता है वो वायरस से डिजाइन के अंदर सिमिलर होता है एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ सब क्लास ऑफ अ वायरस। और जो वर्म है वो एक सब क्लास है, मतलब वो भी वायरस ही है, एक उस वायरस का ही पार्ट है, उसका एक छोटा वर्जन सब क्लास है। ओके, worms spread from computer to computer, but unlike a virus, it has the capability to travel without any human action. अब जो वर्म है वो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है स्प्रेड होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि एक वायरस थी वो किसी ह्यूमन एक्शन के बिना जो है ट्रैवल नहीं कर सकती थी, बट वर्म जो है वो कर सकता है। वर्म को किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं है फैलने के लिए, वो किसी ह्यूमन एक्शन के बिना भी जो है फैल सकता है। A worm takes advantage of file or information transport features on your system, which is what allows it to travel unaided. अब बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के आखिरकार वर्म ट्रैवल कैसे कर रहा है, वो कैसे अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। तो एक जो वर्म होता है वो एडवांटेज लेता है फाइल और इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट फीचर्स का, जो कि आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, और उन्हीं की मदद से जो है वो ट्रैवल करता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन के कोई एक्ट किए या किसी तरीके की कोई चीज किए। अब इसमें एक और पॉइंट है, द बिगेस्ट डेंजर विद अ वर्म इज इट्स कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन योर सिस्टम। अब सबसे बड़ा डेंजर एक वर्म के कैटेगरी में हमारे पास क्या रहता है कि इसके पास एक कैपेबिलिटी है अपने आप को रेप्लिकेट करने की आपके सिस्टम के ऊपर। रेप्लिकेट का क्या मतलब है कि अगर वो एक वन वर्म है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी कॉपीज बना सकता है, वो एक से मल्टीपल वर्म्स जो है क्रिएट हो जाएंगे आपके सिस्टम के ऊपर। सो रादर देन योर कंप्यूटर सेंडिंग आउट अ सिंगल वर्म, इट कुड सेंड आउट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ एक वर्म को नहीं भेज रहा है बाकी जगहों पर, वो बल्कि अपनी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, अपनी 100 या 1000 कॉपीज या कितनी भी ज्यादा मल्टीप्लीकाइड कॉपीज जो है वो सेंड कर रहा है। तो अब एक सिस्टम एक वर्म भेजने की बजाय हजारों लाखों वर्म्स को भेज रहा है, क्रिएटिंग अ ह्यूज डेवेस्टेटिंग इफेक्ट। अब जब एक सिस्टम इतने सारे वर्म्स को भेज रहा है और आगे की बाकी सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफी ज्यादा डेवेस्टेटिंग इफेक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा और खराब जो है इफेक्ट करता है क्रिएट। वन एग्जाम्पल वुड बी फॉर अ वर्म टू सेंड अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू एवरीवन लिस्टेड इन योर ईमेल एड्रेस बुक। अब एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करिए आपका ईमेल एड्रेस है, उसके अंदर 100 लोग हैं। अब जो वो वर्म है वो सिर्फ एक वर्म नहीं जा रहा है एक पर्सन को, उसमें वो सभी 100 लोगों को जो है वर्म्स ट्रांसफर चले गए हैं और मल्टीपल वर्म्स जो हैं हर पर्सन के ईमेल के अंदर चले गए हैं, और वो 100 लोग आगे जाकर आपका ईमेल खोलते हैं और उनके भी सिस्टम के अंदर वो वर्म आ जाता है। तो ये ऐसे ही जो चेन है वो चलती रहेगी और ना जाने कितने लोग जो हैं इससे अफेक्ट हो सकते हैं। Then the worm replicates and sends itself out to everyone listed in each of the receiver's address book, and the manifest continues on down the line. अब जिन 100 लोगों को आपने ये वर्म भेजा है उन्हीं के आगे जो ईमेल एड्रेस है वो और ज्यादा आगे आगे जो है चलती जाए, तो ये चेन बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। तो ये था डिफरेंस हमारे वायरस के अंदर और वर्म के अंदर, ठीक है, तो ये दोनों सेम चीजें नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ट्रोजन्स के बारे में जो कि इन दोनों से ही डिफरेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। Next is Trojan horse. The Trojan horse at first glance will appear to be useful software, but will actually do damage once installed or run on your computer. अब ट्रोजन हॉर्स क्या है, जब हम उसे पहली दफा देखते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा कोई यूजफुल कोई काम का सॉफ्टवेयर है, पर एक्चुअल में क्या होता है जब आप उसे इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के ऊपर रन करते हैं तो वो क्या करता है, इस डैमेज टू योर कंप्यूटर, वो सिर्फ इंस्टॉल होने के बाद आपके कंप्यूटर पे डैमेज क्रिएट करता है। Those on the receiving end of a Trojan horse are usually tricked into opening them because they appear to be receiving legitimate software or files from a legitimate source. अब ये क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स यूजुअली आपके कंप्यूटर में कैसे आता है,
आपको लगता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं या किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं वो एक जो है अच्छी जो है फाइल है, लेजिटिमेट सोर्स से आई है, मतलब कि किसी सही सोर्स से आई है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो वायरस वाली फाइल हो सकती है या उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स हो सकता है या किसी भी तरीके का डैमेज क्रिएट कर सकती है। आपको लगता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को एक लेजिटिमेट सोर्स से रिसीव कर रहे हैं। आपको ऐसा सोचने में ट्रिक किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। When a Trojan is activated on your system or your computer, the results can vary. अब जब आपके सिस्टम के अंदर एक ट्रोजन जो है एंटर कर गया है, एक्टिवेट हो गया है, तो अब वो किस तरीके का हार्म करेगा वो वेरी करता है। Some Trojans are designed to be more annoying than malicious. अब कुछ ट्रोजन्स ऐसे होते हैं जो कि malicious आपका डेटा वगैरह खराब करने की बजाय आपको परेशान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब परेशान से मेरा मतलब है लाइक चेंजिंग योर डेस्कटॉप, एडिंग सिली एक्टिव डेस्कटॉप आइकन्स। वो अब क्या करेगा, आपके डेटा को हार्म नहीं कर रहा होगा, पर आपका बार बार जैसे आप देखेंगे कि आपका डेस्कटॉप का जो आपका वॉलपेपर है वो चेंज हो रहा है, सिली सिली से आइकन्स जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ऐड हो रहे हैं, वो आपको ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहा है, बट जस्ट आपको एनॉय कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है। और दे कैन कॉज सीरियस डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स, या फिर अब वो जो ट्रोजन है वो कुछ केसेस में आपकी कोई फाइल्स भी डिलीट कर सकता है, आपकी कोई इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है और आपको काफी ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। तो ट्रोजन हॉर्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम पे जाके किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। Unlike viruses and worms, Trojans do not reproduce by infecting other files, nor do they self-replicate. अब ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो ट्रोजन्स हैं ना तो वो किसी और फाइल के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, ठीक है, और ना ही वो खुद से अपने कॉपीज को बना सकते हैं, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे थे डिफरेंसेस बिटवीन वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। तो आपको जो क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर आपको सिर्फ एक जनरल पूछा जाता है तो आप इसमें से जो हमने फर्स्ट वेबस्टर्स की डेफिनेशन करी है उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर आपको किसी भी दो में कंपैरिजन पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हैं, और अगर आपको तीनों के बारे में पूछा जाए डिटेल में तो भी अब आप लिख सकते हैं। और अगर कोई एमसीक्यू आए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है वायरस, वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स तो उस हिसाब से आंसर करना है। और अगर आपको ऑप्शंस को देख के ऐसा लगता है कि इन जनरल पूछ रहे हैं क्योंकि इंटरचेंजेबली लोग इसको यूज करते हैं, तो आप वैसे आंसर करेंगे। हम इन एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे अगली आने वाली किसी वीडियो के अंदर, ठीक है, तब भी हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर the purpose of which is to gather information about a person or organization without their knowledge. अब स्पाईवेयर क्या करता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाए एक पर्सन के बारे में या एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिना उन्हें बताए या उन्हें पता लगे। जो यूजर है उसको पता ही नहीं चलेगा, पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी हो रही होगी। Such information may be sent to another entity without the consumer's consent. अब क्या होगा, जो स्पाईवेयर ने जो आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है आपको बिना बताए, आपकी बिना नॉलेज के, वो इस इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है और वो किसी और थर्ड पार्टी को भी वो इंफॉर्मेशन भेज सकता है आपकी परमिशन के बिना, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। ठीक है, sometimes a spyware such as keyloggers is installed by the owner or boss of a shared corporate or public computer to keep eye on the activities of users. अब इसमें एग्जाम्पल देखिए स्पाईवेयर की, कीलॉगर्स। ठीक है, कीलॉगर्स का क्या मतलब है, आपने कुछ भी टाइप किया अपने कीबोर्ड को यूज करके, वो आपके कीज की आपने कौन सी की प्रेस करी उसको लॉक कर लेता है, उसको कहीं लिख लेता है। अगर अब आपने सपोज कीजिए अपना पासवर्ड एंटर किया, आपने जो जो की और आपने बहुत प्रोटेक्ट करके किया कि कोई आसपास वाला देख ना रहे, आपने एंटर कर दिया, पर क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो नोट कर लेगा कि आपने कौन कौन सी कीज को प्रेस किया। तो अब क्या है कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया वो ऑलरेडी एक जगह पे जाके कंप्यूटर ने लिख लिया। अब जैसे कि अब साइबर कैफेज में जाते हैं तो ऐसी चीजें आपको काफी ध्यान रखनी चाहिए। यूजुअली लोग साइबर कैफेज में जाते हैं और अपने काफी ज्यादा जो
बैंक वाली चीजें होती हैं, उनके पासवर्ड्स लगा के वो ऑनलाइन बैंकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो उनके पासवर्ड्स हैं, अगर वो की लॉगर के यूज से कंप्यूटर ओनर ने ले लिए तो वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्पाईवेयर होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है आपको बिना बताए, और फिर वो बाद में जो वो इंफॉर्मेशन, आपके जो पासवर्ड्स हैं, वो बाद में कैसे भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें ना खोलें until unless it's absolutely necessary। और अगर आपने इनकेस खोली भी है तो अपने सारे प्रिकॉशंस जो हैं लीजिए। Apart from monitoring the activities of users, the spyware may be used to collect personal information like surfing habits, user logins and bank और credit card information। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने logins जो हैं, आपके पासवर्ड जो हैं वो लिए जा सकते हैं। या फिर और क्या होता है कि आप किस तरीके की वेबसाइट्स को, या आप किस तरह की आपकी सर्फिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए भी किए जा सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि एक यूजर किस टाइप का कंटेंट जो है कंज्यूम करता है, किस तरह के सर्व करता है वेब के ऊपर, आप उसे उस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स दिखा सकते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो हैं होती हैं। इवन इफ अगर देखें तो जो आईटी कंपनीज होती हैं उनके अंदर की लॉगर्स जैसी चीजें होती हैं, डाली जाती हैं उनके एम्प्लॉयज के लैपटॉप्स में, ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये ट्रैक कर सके कि जो उनका एम्प्लॉय है वो जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, अगर उन्हें लैपटॉप्स इशू किए गए हैं या इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो उन रिसोर्सेज को सिर्फ कंपनी की ही चीजें करने के लिए यूज कर रहा है और उन रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर रहा है। इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए भी जो है की लॉगर्स जैसे सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर आपके सिस्टम्स में डाले जा सकते हैं। बट जब आईटीज में ऐसा कुछ किया जाता है तो यूजली वो जो है एम्प्लॉयज को कन्वे किया जाता है कि आपके सिस्टम्स में ऐसी चीजें हैं, ठीक है। बट जब स्पाईवेयर, अगर हम किसी भी जो है हमारे इंटरनेट साइबर कैफेज की बात करें तो वहां पे नहीं होता है, और वो आपका इंटेंशनली जो आपके पासवर्ड्स हैं वो चुराने के लिए ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के अंदर हेडिंग है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम एडवेयर भी बोलते हैं। अब ये क्या है? रेफर्स टू सॉफ्टवेयर पैकेज विच ऑटोमेटिकली पब्लिशेस एडवर्टाइजमेंट्स ऑन वेबसाइट्स एंड जनरेट्स रेवेन्यू फॉर इट्स ऑथर्स। अब ये सॉफ्टवेयर या एडवेयर क्या करते हैं? ये एक ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखानी शुरू कर देते हैं वेबसाइट्स के ऊपर जो आप सर्व करते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर जाके किसी भी तरीके की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको बहुत सारी वहां पे एड्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि एक्चुअली आपको नहीं दिखनी चाहिए। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर किसी तरीके का रिस्क है, ठीक है। कोई एडवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया है, जिसकी वजह से वो एड्स आ रही होती हैं, और उन एड्स को दिखाने के बाद जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसके ऑथर को चला जाता है, जिसने वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर डाला है, ठीक है। तो वो सारा का सारा रेवेन्यू उन्हें चला जाता है। ये होते हैं एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, और या फिर उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ड। चलिए नेक्स्ट इज कीलॉगर। कीलॉगर मैंने आपको काफी अच्छे से स्पाईवेयर में भी बताया था, हम यहाँ पे दोबारा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। A keylogger is a type of surveillance software which records every keystroke made on the computer। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी की प्रेस की जाती है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। A keylogger can record messages, emails and any information that is typed using your keyboard। अब वो आप कोई भी चीज हो, चाहे आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जो भी काम आप अपने कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। The recorded information can be sent to a specific receiver। अब जो उसने आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो किसी भी इंसान को जो है पहुंचाई जा सकती है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही, ठीक है। Keyloggers are often used by employers to ensure that their employees use work computers for business purpose only। Keyloggers are also used in IT organizations to troubleshoot technical problems with computers and business networks। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी। Unfortunately, unscrupulous individuals may use keyloggers on public computers to steal passwords or credit card information। जैसे कि मैंने आपको बताया साइबर कैफेज। Keyloggers are sometimes part of malware packages downloaded onto computers without the owner's knowledge। Keyloggers जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके, जैसे मैंने बताया कि जो
कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आपकी नॉलेज के बिना डाल दिए जाते हैं। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ की लॉगर ऑन अ कंप्यूटर, जो इनकी प्रेजेंस है वो कंप्यूटर के ऊपर आपको पता भी नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं दिखाने की लॉगर ने, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में की लॉगर है, ठीक है, on a computer. But now anti-key logging programs have been developed to thwart key logging systems. But अब क्या है कि एंटी की लॉगिंग प्रोग्राम्स आने लगे हैं जिनसे कि ऐसे प्रोग्राम्स का जो है पता चल जाता है और आपके की स्ट्रोक्स को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। ऐसे सिस्टम्स और ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं आ चुके हैं। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ राइटर्स एंड ऑथर्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशंस। अब कॉपीराइट क्या है, हमने पुराने चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से इसे किया था कि कॉपीराइट आप तब कराते हैं कि कोई आपका ओरिजिनल वर्क है, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी है एक ऑथर ने, तो वो क्लेम करता है कि ये जो बुक लिखी गई है ये उसका ओरिजिनल वर्क है, उसे कॉपीराइट करवाता है अपने नाम के अंदर। तो जो कॉपीराइट है वो ऐसे जो हमारे राइटर्स और ऑथर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को, मतलब उनकी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ठीक है। तो ये पब्लिकेशन जो हमारी फील्ड है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है इसका यूज किया जाता है। इफ द कॉपीराइट ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिश मटेरियल हैज बीन एक्वायर्ड, it cannot be reproduced fully or partially without the prior permission of the writer or author. अब कॉपीराइट का क्या मतलब है कि अगर मुझे एक बुक में से कोई चीज पसंद आ गई है तो मैं उस चीज को दोबारा यूज नहीं कर सकती हूँ until and unless मैं उस कॉपीराइट जिसने लिया है उसका, जिसने उस चीज को बनाया है, जिसके पास का कॉपीराइट है, उससे परमिशन ना लूं। अब आपने देखा होगा, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं उनके रीमिक्सेस आते हैं, ठीक है, जो सॉन्ग्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका कॉपीराइट ऑलरेडी किसी के पास है, पर आप चाहते हैं कि आप उस सॉन्ग को दोबारा से उसका रीमिक्स लेके आए, उसी कंटेंट के ऊपर कुछ और चीजें करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसके जो ओनर है, जो उसका कॉपीराइट है जिसके पास, उसके पास जाकर परमिशन लेनी पड़ती है उसको दोबारा से यूज करने के लिए। और भी काफी सारे रूल्स होते हैं कि इतने सालों के बाद जो कॉपीराइट है वो एक्सपायर हो जाएगा या पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, काफी सारी चीजें होती हैं, पर एक ओवरऑल जनरल अगर रूल देखा जाए तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब जो इंटरनेट है उसके ऊपर क्या हो रहा है, however when the data is published on the website it can be easily copied। अब जब ऐसा जो डेटा है ऑलरेडी किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ब्लॉग के ऊपर पड़ा है तो आप उसे इजीली कॉपी कर सकते हैं, उसे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और दोबारा जो है उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसे रीपब्लिश कर सकते हैं बिना ही परमिशन लिए और बिना ही किसी चेक किए। It harms the rights and interests of writers and authors and sometimes causes huge monetary losses to them। अब इससे क्या होता है कि जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जिन्होंने वो ओरिजिनल कंटेंट लिखा है उन्हें नुकसान होता है, ठीक है। जो मनी या कुछ आइटम्स ऐसी थी वो अपने खुद की राइटिंग से अपने लिए अर्न कर सकते थे, अब उसके अंदर जो है डिक्रीज आ जाता है क्योंकि अब उनका जो कंटेंट है वो और भी जगह पे पब्लिश हुआ है और वो यूनिक नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो वायलेशंस हैं वो होती हैं कॉपीराइट के साथ। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है 6th पॉइंट, दैट इज प्रिवेसी। Parties involved in e-commerce sends and receives information which they do not want to disclose to anybody। अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो जो हमारा सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के पास ही ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो वो किसी को भी बताना नहीं चाहते। The information involved in e-commerce may be very crucial, such as credit standings of the parties, private keys or passwords used in the emails, debit cards, credit cards, etc। अब जो हमारी ये इंफॉर्मेशन है वो काफी सेंसिटिव होती है, इसमें पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके एड्रेस या बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। It is possible to retrieve such critical information and misuse them, causing losses to the people whose information is stolen and misused। अगर अब ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये कोई और जो है थर्ड पर्सन जिसको एक्सेस नहीं होना चाहिए वो इस इन्फॉर्मेशन को ले लेता है तो वो इस इन्फॉर्मेशन का किसी भी तरीके से दुरुपयोग जो है कर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा पर्सन है जिसकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है उसको बहुत सारी जो है तकलीफें हो सकती हैं, उनको कोई ना कोई लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमारी जो प्रीवेसी है वहां पे भी जो है रिस्क बना रहता है, सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7th is illegal and misleading activities।
इंटरनेट फैसिलिटेट enables the world to become interconnected। अब इंटरनेट की वजह से जो पूरा ही वर्ल्ड है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है और बहुत सारी चीजें जो है शेयर करता है। द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज ओपन टू ऑल एनी टाइम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो इंटरनेट की वजह से जो वर्ल्ड है वो 24/7 जो है ओपन है पूरे वर्ल्ड के लिए। The whole world can see the information available on the internet, but all information available on the websites is not good and reliable। अब जो इंटरनेट है उसकी वजह से क्या हुआ, हर इंसान को जो नेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी है किस कहीं पर भी उसका एक्सेस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि जो हर वेबसाइट है जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन है और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आप अब यूट्यूब की बात करें तो उसके ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हैं, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि हर वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो सही कंटेंट है और उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। स्पेशली जब हम न्यूज की बात करते हैं तो इतनी सारी हमारे पास जो है सोर्सेज हैं जहां से हमें न्यूज पता चलती है, हमें पता ही नहीं होता कि इसमें से कौन से सोर्सेज जो हैं लेजिटिमेट हैं, जिनके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और किनके ऊपर आप नहीं कर सकते। Sometimes advertisement provides misleading information which causes parties to indulge in trading which ends up in चीटिंग। अब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, आप इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कई बार गलत होती है। एक एडवर्टाइजमेंट को देख के आप किसी तरीके की ट्रांजैक्शन कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि वो आपके साथ चीट हो गया है, उस तरीके का कोई एक्चुअली था ही नहीं, जो आपने पेमेंट कर दी वो गलत कर दी है, वो किसी ऐसे पर्सन को कर दी है जो कि एक लेजिटिमेट पर्सन नहीं था। For example, sometime goods are put on online sale. The payment is received from the buyer through credit card, but the goods are either not delivered or if delivered, they may be of very poor quality। ये एक बहुत ही आम सी चीज है। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और उन पे इतनी सारी जो है चीजें और इतने सारे सेल्स और आपको ऐसी ऑफर्स दी जाती हैं जिन्हें देख के आपको टेम्पटेशन होती है, आपको लालच आ जाता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी साइट लग रही है, अच्छे से मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छी ऑफर है, और आप ट्रांजेक्शन कर बैठते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आपने तो ट्रांजेक्शन कर दिया, आपने तो पैसे दे दिए, या तो अब वो जो गुड्स हैं जो आपने खरीदा है या तो आपको वो कभी डिलीवर ही नहीं होती, या फिर अगर आपको डिलीवर होती हैं तो जो उनकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चीप होती है। जो आपने देख के ऑर्डर किया होता है उसकी 0.5% क्वालिटी भी आपको नहीं मिलती है। तो इस टाइप के जो इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन-सा रिलायबल सोर्स है। After making good enough money, such online sellers disappear, leaving no track of getting traced। अब क्या होगा कि वो जो वेबसाइट थी उसके ऊपर कितने ही सारे लोगों ने जो है ट्रांजैक्शन कर दी। जो उस वेबसाइट का ओनर था उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आपको उसके बाद वो मिलेंगे ही नहीं कि वो वेबसाइट कहाँ गई, वो सेलर कहाँ गया, वो कौन था कौन नहीं, उनका कोई ट्रैक रहता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ड्यू टू सच मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन समटाइम्स हीनियस क्राइम्स सच एज थेफ्ट, फ्रॉड एंड एक्सटॉर्शन कैन अकर इन ग्रेट मैग्नीट्यूड विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अब ऐसी जो चीजें होती हैं इसके साथ बहुत ज्यादा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा इसके गलत नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके के थेफ्ट में, फ्रॉड में, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन तक की चीज़ों में जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, नौबत आ जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मैग्नीट्यूड पे आपको अफ़ेक्ट कर सकता है कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर-अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक साइट को, या आपको नहीं पता जहाँ आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं वो एक लेजिटिमेट, एक सही चीज़ है, एक सही ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप वहाँ पे कोई भी तरीके की ट्रांज़ैक्शन या अपनी किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मत डालिए। ये बहुत बार मैंने आपको पहले भी ई-कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा समझाया है, ई-बैंकिंग में भी आपको बार-बार बोला है कि हर जगह अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी जो है अवॉइड कीजिए, ठीक है? आपको नहीं पता आपका डेटा किस तरीके से यूज़ किया जाए, सिर्फ़ लेजिटिमेट सोर्सेज़ को ही ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? जो आपको पता है कि हाँ, लेजिटिमेट चीज़ें हैं। अब जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो अगर मैं कुछ साइट्स का नेम लूँ, देयर इज़ मिंत्रा, देयर इज़ अमेज़न, देयर इज़ फ्लिपकार्ट, हमें पता है कि ये साइट्स जेन्युइन साइट्स हैं, ठीक है? आप जाके यहाँ पे बिना चिंता के जो है अपनी ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, ऑब्वियसली सारे प्रिकॉशंस लेते हुए। बट अगर आपको कोई ऐसी रैंडम सी वेबसाइट मिलती है जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना
और अगर आप उन्हें गूगल कर रहे हैं तो गूगल के ऊपर भी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं आ रही है, उनके बारे में कुछ रिव्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो प्लीज ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रांजेक्शंस ना करें, अपनी इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक है, अपनी सेफ्टी के बारे में सबसे पहले आप ही को सोचना है, आप ही ने अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। Social engineering refers to making people perform some action or to divulge some confidential information. सोशल इंजीनियरिंग से हमारा मतलब है कि लोगों से कुछ ऐसे काम करवाना, कुछ ऐसा एक्शन करवाना जिससे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम उनसे निकाल सकें। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रिक फॉर facilitating information fraud और सिस्टम एक्सेस। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो यूजर है उनसे किसी ट्रिक करके उनको किसी भी चीज के अंदर उनसे कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म कराते हैं जिससे वो आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता देते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाती है और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को लेके किसी भी तरीके का फ्रॉड या सिस्टम एक्सेस जो है आप ले सकते हैं। देयर मे बी मेनी फॉर्म्स और कॉम्बिनेशंस देयरफॉर, और इसके काफी सारे जो टाइप्स हैं, काफी सारी फॉर्म्स हैं, और ये कुछ आपस में मैच एंड मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं। तो हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जैसे कि आपको एक टाइप के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग, तो आपको उसके अंदर फिशिंग के बारे में ही लिखना होगा। तो इसकी सारी ही टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले वाला है फिशिंग। दिस टेक्निक इज यूज टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन विद द इंटेंशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इस टेक्निक में क्या किया जाता है, जो हमारा पर्सन है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश रहती है, इंटेंशन रहती है, इस जिससे कि हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। सच एज अकाउंट नंबर्स एंड पासवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपके पासवर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड की नंबर हो गया, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। सोशल सिक्योरिटी नंबर बाहर वाली कंट्रीज में रहता है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आपका आधार कार्ड हो गया, उसका नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड का नंबर हो गया। थ्रू fraudulent email messages by making others believe that emails are from legitimate source, ये इंफॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करते हैं आपकी ईमेल भेज के। ठीक है, अब जैसे कि आपको ईमेल आएगा कि आपको सो एंड सो बैंक से ईमेल आया है, वो ईमेल इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि सच में बैंक की तरफ से ही आया है, उसका जो ईमेल एड्रेस होगा वो भी ऐसा लगेगा कि बैंक की तरफ से ही है। ठीक है, और वो वहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना जो है पासवर्ड या अपने जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या किसी टाइप के आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे एंटर करने के लिए बोलेगा और आपको रिप्लाई करने के लिए बोलेगा उस ईमेल को। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी बैंक हो वो आपको फोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर आपकी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मांगता, कभी भी नहीं मांगेगा। किसी टाइप के आपके ओटीपीज, पासवर्ड्स, कोई भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फोन पे या ईमेल पे कोई भी बैंक नहीं मांगता है। तो आपको ऐसी ईमेल से, ऐसी चीजों से बचना चाहिए और खुद की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब जो उन्होंने आपसे रिप्लाई करा लिया है जिसके अंदर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो किसी भी तरीके का फ्रॉड जो है आगे कर सकते हैं। इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे, PHISHING। ठीक है, फिशिंग ये हमारा था फर्स्ट जो मेथड हमारा। अब हम बाकी के कंटिन्यू करेंगे, चलिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है विशिंग। तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है सुनने में भी और डेफिनेशन में भी जो हमने अभी फिशिंग पढ़ा है, पर विशिंग और फिशिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए विशिंग देखेंगे। Phishing refers to the practice using the telephone system to gain access to private, personal and financial information from the public for the purpose of financial reward. अब क्या है, विशिंग का क्या मतलब है, जो विशिंग वर्ड है वो फिशिंग में ही है पर उसके अंदर वॉइस वर्ड जो है ऐड कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। ठीक है, तो विशिंग में क्या होता है, आपको कहीं से कोई फोन आता है, कोई टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशन है वो होती है जिसके अंदर आपसे आपका डेटा जो है वो मांगा जाता है, आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैंक्स कभी भी कॉल करके आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फोन के ऊपर नहीं पूछते, तो ऐसी कॉल्स आपको आती हैं। द वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस एंड फिशिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिशिंग के अंदर जब वॉइस एलिमेंट ऐड होता है तो उसे फिशिंग बुलाया जाता है। वॉइस फिशिंग इज डिफिकल्ट फॉर लीगल अथॉरिटीज टू मॉनिटर एंड ट्रेस।
अब जो हमारी विशिंग की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको लीगली ट्रेस करना अथॉरिटीज के लिए काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट रहता है, और उसे मॉनिटर करना भी। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कंज्यूमर्स आर एडवाइज्ड टू बी हाईली सस्पिशियस व्हेन रिसीविंग मैसेजेस डायरेक्टली them to call and provide credit card और बैंक numbers। तो जितने भी बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को जो है आगाह करते ही रहते हैं, उनसे टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहते हैं कि वो कभी भी जो है फोन के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। तो उन्हें कोई भी बोले कि हम सो एंड सो बैंक से कॉल कर रहे हैं, तो आप प्लीज उन पे ट्रस्ट ना कीजिए और अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दीजिए। For example, a wisher may call a potential victim intimating that his bank account has been compromised and direct him to call a specified toll-free number to reset his security settings. And here's another automated message requesting the user's bank account number and or other personal details via phone keypad। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल दी है कि आपको कोई कॉल आती है और वो आपको बोलते हैं कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, या उसके साथ कुछ इश्यू हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और वो आपको बोलेंगे कि आप इस नंबर पे, ये टोल फ्री हमारा कंपनी का नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर लीजिए। और जब आप उसको टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आप अपना, ये आपको कुछ ओटीपी आया होगा या आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप टाइप कीजिए। तो जब आप इस तरीके से जो है अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपका विशर है, ठीक है, जिसने विशिंग अटैक किया है, उसके पास चली जाती है, और फिर वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कॉल से सावधान रहना जो है हमारी एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अगला देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटिंग। बेटिंग इज अ ट्रिक टू गेन इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द क्यूरियोसिटी और ग्रीड ऑफ द विक्टिम। अब बेटिंग में क्या होता है, बेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर आप सामने वाला जो आपका यूजर है, ठीक है, जो सामने वाला इंसान है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो ग्रीड है, उसका फायदा उठा के आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। In this attack, the attacker leaves a malware-infected floppy disk, CD-ROM, or USB pen drive with a legitimate-looking and curiosity-piquing label in a location like bathroom, elevator, sidewalk, parking lot, and simply waits for the victim to use the device. अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई फ्लॉपी डिस्क, आजकल तो चलो फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं करता है, कोई सीडी है या किसी तरह की कोई पेन ड्राइव है, उसको जो है वो किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में छोड़ देते हैं जिसके ऊपर कुछ ऐसे प्रॉपर चीज लिखी होती है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कुछ ऐसा टाइटल दिया जाता है जिससे वो जेन्युइन लगती है, या किसी का नाम लिख देते हैं और किसी भी पब्लिक प्लेस पे छोड़ देते हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है कि कोई इंसान उसे वहां पे भूल गया है या किसी की वहां पे वो गिर गई है, ऐसा लगता है। तो जो पर्सन है जिसको अब वो पेन ड्राइव मिली है, वो उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी ग्रीड है कि वो उस पेन ड्राइव को अपने साथ ले जाता है और उसको यूज करने की कोशिश करता है। इसी चीज का फायदा उठाया जाता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे एक्सेस लेने का। When the victim picks it and inserts it into a computer to see the contents, he would unknowingly install malware on it, likely giving an attacker unfettered access to the victim's PC and perhaps the targeted company's internal computer network। अब जब आप वो डिवाइस को अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग करते हैं तो उसके अंदर जो मैलवेयर होता है वो आपके सिस्टम के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जिस पर्सन ने वो मैलवेयर इंस्टॉल किया था उसके अंदर, उसको एक्सेस मिल जाता है आपके कंप्यूटर का, आपके पीसी का, और जिस कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं उसका जो इंटरनल सेटअप है कंपनी का, इवन उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिल जाता है। अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो जो एम्प्लॉयज के पास पीसीज, लैपटॉप्स, डिवाइसेस उन्हें दी जाती हैं, उनके अंदर यूजुअली जो उनका यूएसबी पोर्ट है या सीडी पोर्ट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, मतलब कि आप उसमें कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, इसी रीजन की वजह से। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं लेने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, और एज अ पर्सन आपको बेटिंग जैसी टेक्निक्स का जो है उसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। जो भी चीज आपको बिलोंग नहीं करती है और किसी पब्लिक प्लेस पे आपको मिल जाती है, प्लीज लालच में ना आइए, क्यूरियोसिटी में ना आइए और ऐसा कुछ भी अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर इंसर्ट ना कीजिए, वो यूजली आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल स्पूफिंग, ठीक है।
ईमेल स्पूफिंग इज द क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेजेस विद अ फॉर्ज्ड सेंडर एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है, ईमेल होती हैं, ईमेल का जो सेंडर एड्रेस होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि ईमेल किससे आई है, ठीक है, वो फॉर्ज्ड होता है, मतलब कि नकली होता है, रियल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी बैंक से आई है, ठीक है, फिशिंग के अंदर, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आई है। Spam and phishing emails typically use such spoofing to mislead the recipient about the origin of the message. यही चीज मैं आपको बता रही थी कि जैसे फिशिंग की टेक्निक है उसके अंदर ऐसे स्पूफिंग को यूज किया जाता है ताकि जिसको ईमेल रिसीव हुई है, जो रिसीवर है, उसे ऐसा लगे कि जो सेंडर है वो एक लेजिटिमेट सोर्स है। सेल्फ सेंडिंग स्पैम, अ वर्जन ऑफ ईमेल स्पूफिंग, is unsolicited email that looks like you sent it to yourself. अब एक सेल्फ सेंडिंग स्पैम, इसका क्या मतलब है, सेल्फ सेंडिंग मतलब आपने खुद को ही वो ईमेल भेजी है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। अब आपके ही ईमेल में आपको एक ईमेल रिसीव होगी जो कि आप ही के ईमेल एड्रेस से आई होगी, उसे बोलते हैं सेल्फ सेंडिंग स्पैम। योर नेम अपीयर्स ऑन द फ्रॉम लाइन एज वेल एज ऑन द टू लाइन। फ्रॉम में भी आप ही की ईमेल एड्रेस लिखी होगी और टू में भी आप ही की ईमेल लिखी होगी। In some cases, especially if you use one of the most common email services such as Hotmail or Yahoo, a message may appear to be sent from your exact email address. अगर हम इसी की बात करें सेल्फ सेंडिंग स्पैम की, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है सर्विस यूज़ कर रहे हैं जैसे हॉटमेल है, याहू है, तो इसमें क्या होगा, आपका एग्जैक्टली वही ईमेल एड्रेस यूज़ किया होगा दोनों ही जगह के ऊपर। तो इस तरीके का जो हमारा सेंडर की जो मिसलीडिंग फोर्ज्ड आपको दिखाया जाता है इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज क्विड प्रो क्यो। इट मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि किसी चीज के बदले में कुछ चीज। Under this trick, an attacker calls random numbers at a company claiming to be calling from a technical support. इसमें क्या होगा, एक पर्सन बहुत सारे लोगों को जो है कॉल करेगा और कहेगा कि वो सो एंड सो कंपनी से बात कर रहा है टेक्निकल सपोर्ट के लिए। When the attacker hits someone with a legitimate problem, the victim thinks that someone is calling back to help him. अब इसमें क्या होता है, जब उस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे होंगे जिनको सच में कोई टेक्निकल इशू होगा, ठीक है, और उनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन जो है इसने सच में कंपनी की तरफ से इस पर्सन ने हमें कॉल किया है हमारी प्रॉब्लम के साथ उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, the attacker will help solve the problem and in the process have the user type commands that give the attacker access or launch a malware. अब क्या होगा कि जिस पर्सन ने इतनी सारी कॉल्स बनाई हैं उसको, क्योंकि अब वो पर्सन मिल गया जिसको हेल्प की जरूरत है, तो वो उसे कहेगा कुछ ऐसे कमांड्स को टाइप करने के लिए जिससे क्या होगा, या तो जो पर्सन जिसने कॉल की है उसको एक्सेस मिल जाएगा उस यूजर के कंप्यूटर का, या फिर उसके कंप्यूटर में वो किसी तरीके का मैलवेयर इंस्टॉल करा देगा जिससे क्या होगा, इन द एंड उसको एक्सेस मिल जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यो, ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग, एक्सचेंज में कुछ लेना। तो वो हेल्प कर रहा है और उसके एक्सचेंज में क्या कर रहा है, एक्सेस ले रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज टेलगेटिंग, ठीक है। It refers to a technique of the attacker to enter a restricted area secured by unattended electronic access control, example by a card. अब अगर आप इसको समझना चाहे तो आप इमेजिन करिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कुछ गेट्स होते हैं जो सिर्फ आपके कार्ड के साथ जो है अनलॉक होते हैं। अपना कार्ड स्कैन करते हैं या फिर आप अपना फिंगर हैंड्स जो है उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद ही गेट ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि आपने अपना स्कैन किया और आपके पीछे ही कोई और था लाइन के अंदर जिन्होंने आपको बोला कि वो अपना कार्ड भूल गए हैं, या फिर उन्होंने, आप उनके लिए ही खुद ही दरवाजा खोल देते हैं, ठीक है, आप उनको अपने साथ साथ ही अंदर ले जाते हैं, दैट इज टेल गेटिंग। The attacker simply walks in behind a person who has legitimate access. अब सपोज कीजिए कि आपके पास वहां अंदर जाने का एक्सेस है, अथॉरिटी है, आप अंदर जा रहे हैं, आपके साथ साथ ही कोई और पर्सन भी उसी टाइम स्लॉट के अंदर जो है एंटर कर जाए बिकॉज ऑफ कॉमन कर्टेसी। अब या तो वो बिना बताए आपके साथ साथ ही एंटर कर गया, या फिर ऐसे कॉमन कर्टेसी आप उनको अपने साथ ले गए। द लेजिटिमेट पर्सन विच यूजली होल्ड द डोर ओपन फॉर द अटैकर। इसमें क्या होता है,
आप आगे होते हैं क्योंकि आपने स्कैन किया है, आपने जो डोर है वो ओपन कराया है, आप डोर पकड़ते हैं, वो साथ में ही घुस जाते हैं आपके, ठीक है। आप उनको जानते हुए भी लेट इन करने देते हैं। द legitimate person may fail to ask for identification for any of several reasons or may accept an assertion that the attacker has forgotten or lost the appropriate identity token. इसमें क्या होता है, जो legitimate person है जिसके पास access है, या तो वो identification पूछना भूल जाता है काफी सारे reasons की वजह से, या फिर जब attacker कहता है कि मैं तो भूल गया हूँ या मैंने गुम कर दी है अपना टोकन, तो वो मान लेता है और अपने साथ ही ले जाता है। The attacker may also fake the action of presenting an identity token. ये भी हो सकता है कि जो attacker है वो कुछ उन्हें डमी या एक पुराना या कुछ भी इस तरीके का आइडेंटिटी टोकन दिखा दे, स्कैन ना करे, पर जो पहले अथॉरिटी वाले ने स्कैन किया उसके साथ ही चला जाए। सो दिस इज कॉल्ड टेल गेटिंग, कि एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, एक्सेस है, उसके साथ एक और पर्सन एंटर कर जाए जिसको एक्सेस नहीं है, जो कि एक अटैकर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्सिंग. Brute forcing refers to a technique in which the attacker uses trial and error method to obtain information such as usernames and passwords or personal identification number, जिसे हम शॉर्ट में पिन बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड, कि ठीक है आपने किसी का अकाउंट जो है हैक करना है, उसके अकाउंट के अंदर एंटर करना है, आपको उसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्सन के बारे में देखेंगे, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका बर्थडे कब आता है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और आप ट्राई करेंगे पासवर्ड क्रिएट करने की, और आप मल्टीपल पासवर्ड जो है लगा लगा के ट्राई करते रहेंगे उसके अकाउंट के एक्सेस लेने की या उसका पिन नंबर लेने की। उसे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, हिट एंड ट्राई। आपको कुछ आइडिया नहीं है, बस आप हिट एंड ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता इसमें से कुछ लग जाए। The attacker keeps on attempting a list of different passwords, words or letters to decrypt any information, but continue to try a list of different passwords, words or letters until it gains access to the account. जब तक जो अटैकर है उसे अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता, वो इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल करता रहता है डिफरेंट पासवर्ड्स और यूजर नेम्स के साथ। ब्रूट फोर्स अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग दी फॉलोइंग मेजर्स। अब जो ब्रूट फोर्स अटैक्स हैं वो आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं वो आप बहुत कॉम्प्लेक्स रखिए, इतने इजी ना हो कि कोई भी जो है गेस कर पाए। इसीलिए आपको जो, अगर आपने कभी देखा हो, जब आप बैंक्स के या किसी भी तरीके के ऐसी ट्रांजैक्शन वाली जगहों पे अपना पासवर्ड रखने की कोशिश करते हैं, तो उनके काफी सारे रूल्स होते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। वो इसीलिए होते हैं कि आपका जो पासवर्ड है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कि कोई इजीली गेस ना कर पाए। लिमिटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूजर कैन अटेम्प्ट टू लॉग इन। अब जब अगर बैंक की बात करें तो अगर एक दिन के अंदर अगर आप 3 बार गलत पासवर्ड लगा देते हैं अपना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पोर्टल ओपन करने के लिए, नेट बैंकिंग का पोर्टल ओपन करने के लिए, तो आपका अकाउंट उस एक दिन के लिए फ्रीज कर दिया जाता है और आपको मैसेज आता है कि आपके 3 गलत अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आप 24 घंटे के बाद जो है दोबारा कोशिश कीजिएगा। तो उसमें क्या किया गया है, नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स जो हैं एक तो वो लिमिट कर दिए गए हैं, ठीक है, कि 3 बार गलत हो गया तो नहीं, आप नहीं कर सकते। इट मींस कि वो जेन्युइन पर्सन नहीं है, बैंक ऐसा अज्यूम करता है कि कोई और ब्रूट फोर्स के साथ आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा भी होता है कि आपको इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आप एक दिन में सिर्फ 5 बार ही लॉग इन कर सकते हैं या 3 बार ही प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वो काफी ज्यादा हाई अथॉरिटी जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर रहता है। Next is temporarily locking out users who exceed the specified maximum number of login attempts. This is what I was saying कि आपको उससे 3 दिन, अगर एक दिन के अंदर 3 गलत अटेम्प्ट हो गए तो आपको ब्लॉक कर देते हैं उस पर्टिकुलर डे के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे लॉगिन करने की परमिशन मिलती है, या फिर अगर आप मल्टीपल डेज जो है बार बार ब्लॉक होते जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और आपको बोला जाता है कि आप बैंक में आइए, अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दीजिए कि ये आप ही से हुआ है, और तब आपको जो है आपको वापस से एक्सेस मिलता है आपके अकाउंट का, ठीक है। तो ये थी ब्रूट फोर्सिंग। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डीओएस अटैक्स। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बोला था कि हम इसको बाद में कवर करेंगे। तो डीओएस अटैक क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, किसी सर्विस से आपको मना कर दिया जाना, आपको मना ही करना।
दिस इज अ कॉमन मेथड यूज टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है किसी एक नेटवर्क या एक मशीन को शट डाउन करने का। इन DOS अटैक्स द अटैकर dilutes the system or site with a flood of messages that drastically slows down its response time or overwhelm its data handling capacity resulting in a system crash। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसे इतनी सारे जो है आपको इतने सारे रिक्वेस्ट भेज दी जाती हैं, इतने सारे मैसेजेस भेज दिए जाते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है, बिकॉज वो इतना ज्यादा लोड जो है लेने के लिए तैयार नहीं होता है, या उसकी जो इतना सारा डेटा हैंडल करने की कैपेसिटी है वो क्रैश डाउन कर जाती है। DOS attack is a criminal offense in many countries even if attempted as a prank। अब बहुत सारी कंट्रीज है जिसके अंदर जो डॉस अटैक है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उसके लिए जेल भी जा सकते हैं, आपको जेल टाइम हो सकता है काफी कंट्रीज में। इवन इफ इट इज अटेम्प्टेड एज अ प्रैंक, चाहे कि वो आपने एज अ मजाक ही क्यों ना किया हो तो भी, ठीक है, प्रैंक का मतलब होता है मजाक करना, तो आपने चाहे उसको एक मजाकिया तरीके में ही क्यों ना किया हो। अब जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कोई ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए Amazon है, उसके ऊपर किसी टाइम पे सेल लगी है, कोई नया फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसके लिए आपको भी पता है कि जब ऐसा फोन लॉन्च होता है तो कितने सारे लोग, कितने सारे यूजर्स जो हैं एक साथ उस साइट पे आते हैं। तो उस साइट के सर्वर्स हैं जो बैकएंड पे उस साइट के सर्वर्स हैं, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो उतने ज्यादा क्राउड को मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें, ठीक है। उसी दौरान अगर सपोज कीजिए साथ में एक DOS अटैक हो जाता है कि अननेसेसरली जो है रिक्वेस्ट उसकी तरफ जा रही हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी साइट भी क्रैश डाउन कर सकती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो काफी रिसोर्सेज स्पेंड करती हैं कि उनको इस तरीके के अटैक्स का जो है प्रॉब्लम जो है सामना ना करना पड़े, और काफी ज्यादा जो है रिस्क रहता है इन चीजों में। तो ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स वो साइट्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो कंसिडर करती हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ई सिक्योरिटी। ये हमारी वीडियो थी पार्ट 1। इसकी और वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियोस कब आएंगी, आप इस वीडियो को कितना अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, आपको ये वीडियो कितनी पसंद आती है, मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना, ठीक है, कि आपके लिए जो कंटेंट था वो कितना हेल्पफुल था। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट, शेयर एंड प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके बाद तो मैं क्या ही बोलूं आपको। चलिए, सी यू, बाय बाय।